जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है डिकोडिंग 24/7 के इस वर्ल्ड दिस वीक के कार्यक्रम में। और मेरे साथ हमेशा की तरह मेजर जनरल अभय कार्की हैं। कार्की, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे, अभय आपको याद होगा, कि ये 2020 मैच की तरह जियो पॉलिटिक्स चल रही है। और जियो पॉलिटिक्स ने इस हफ्ते भी हमें निराश तो नहीं किया है। 2020 मैच की तरह ही चल रही है। और एक तरह से मुझे एक पुराना गाना याद आता है जो किशोर कुमार ने गाया था, जो जिसके लफ्ज ऐसे थे, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। यही हम सोच सकते हैं कि खो क्या रहा है, क्या हुआ। आपने देखा होगा कि सडनली एक दिन ट्रंप सवेरे सवेरे उठते हैं और एक ट्रुथ डालते हैं, हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। फिर एक अगले दिन रिपोर्टर के साथ बात करते करते कहते, नहीं नहीं, हमने किसी को कहीं नहीं खोया है, भारत हमारा बहुत अच्छा मित्र है, हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, और मोदी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। और इस मित्रता का जो संदेश था, एक तरह से मीडिया के जरिए जो आया, उसका जवाब मोदी जी ने भी दिया और यही कहा कि हम रेसिप्रोकेट करते हैं, आपकी गर्माहट को हम मानते हैं, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वगैरह वगैरह। अबे बताइए, कैसे आप इन सबको देखते हैं? क्या इसमें एक तरह से ट्रंप की हताशा दिखाई दे रही है? क्या इसमें एक तरह से दिखाई दे रहा है कि ट्रंप चारों खाने से घिरे हुए हैं, अंदरूनी तो घिरे हैं ही, उन्हीं के सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई है कि उनके जो टैरिफ है वो सही है कि गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अंदर आप देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जॉब डेटा बहुत खराब आया है फिर से अगले दूसरे हफ्ते, और चीजें अवेलेबल नहीं है। गृहिणी के लिए समस्या है ना, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो आप ये कैसे देखते हैं? बाहर भी आप देखें तो यूरोप ने डील की थी लेकिन कहीं सिग्नेचर नहीं हुए। जापान ने डील की लेकिन उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भी भेजने से इनकार कर दिया मोदी जी के आते हुए। किसी भी देश ने जो भी डील और अमेरिका से की थी उसका रेटिफिकेशन नहीं हुआ है। उसके साथ साथ हो ये रहा है कि अगर सिर्फ हिंदुस्तान की बात लेते हैं, भारत ने अपने जो ट्रेजरी बॉन्ड्स का उनके पास रिजर्व्स में था, वो तकरीबन तकरीबन $40 मिलियन कम कर दिया है। तो क्या ये डी डॉलराइजेशन की भी बात हो रही है? उधर ब्रिक्स हिलने को तैयार नहीं है, रशिया है ना वार पे वार किए जा रहा है, यूक्रेन भी टस से मस नहीं हो रहा, यूरोप के हाथ में कुछ लग नहीं रहा है। कैसे देखते हैं अभी इसको, इस सबको? नमस्कार, जय हिंद। ये जो आपने पॉइंट रेज किया था और जो कंपैरिजन किया है इस हालात का T20 मैच से, आज कुछ और इतना फास्ट पेस्ड सब कुछ चल रहा है, मैं बोलता हूँ ये T20 तो है ही है, बल्कि वर्ल्ड कप जैसा है कि मल्टीपल वेन्यूज चल रहे हैं साथ साथ। एक तरफ यूक्रेन वॉर चल रहा है, एक तरफ टैरिफ चल रहा है, एक तरफ एससीओ चल रहा है, तो एक तरफ गाजा चल रहा है। और सब जगह से जो है हर दिन एक नई किस्म की पलटने वाली टर्निंग पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कहीं पे यू टर्न है तो कहीं पे 90 डिग्री टर्न है, और टर्न हर जगह आ रहे हैं। दिस प्रेडिक्टिबिलिटी इन द स्ट्रेटेजिक अफेयर ऑफ द जियोपॉलिटिक्स जो दुनिया की है, प्रेडिक्टिबिलिटी अब बिल्कुल नहीं रहेगी है। और ये इसलिए है क्योंकि एक आदमी है जो ट्रंप, दुनिया के सबसे बड़े महाशक्ति यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी पर्सनैलिटी का ये रिफ्लेक्शन है कि हर जगह जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, स्ट्रैटेजी जो भी है, जियो इकोनॉमिक्स, ये ट्विटर पे चल रही है या आजकल बोले एक्स पे चल रही है। और जैसा आपने बताया, जो विरोधाभास ऐसा है, इंटरनल जो उसकी प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई है कि एक्स में भी अब फैक्ट चेक आने लग गए हैं। नवारो जो स्टेटमेंट देता है वो एक्स उसको फैक्ट चेक करके बोलता है कि ये तो इंडिया के बारे में गलत बोल रहा है, ऑयल के बारे में गलत बोल रहा है। तो वहां से भी खुद जो वो ट्वीट कर रहा है जिससे वो डिप्लोमेसी चला रहा है, वो भी अब क्वेश्चन हो रही है जो मीडियम के थ्रू वो करा रहा है। तो ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है उन्होंने, और ये खुद ही की डूइंग है। कहते हैं ना, बस बैठ के कौन सी तरफ से उतरे उस तरफ से कर देते हैं। एक तो ये है। दूसरा, उनकी पर्सनैलिटी का ट्रेट ये है
कि वो एक मैक्सिमिस्ट पोजीशन लेते हैं अपने एडवर्सरी के साथ, और उसके बाद देखते हैं कि ये बुली हो रहा है तो मैक्सिमम पे रखते हैं, नहीं तो थोड़ा सा रिट्रीट करके वो आपको मिडिल में लाके थोड़ा बहुत लेन देन करके वापस अपनी पोजीशन पीछे कर लेते हैं और एक डील थ्रू हो जाता है। जो 0 पे उसको कुछ मिलना था वो 100 मांगता है और 60 पे सेटल कर देता है, जिससे दोनों को लगता है कि विन विन है। इसमें क्या हुआ है, जो जापान, ईयू और जो एकदम से उनके सामने कोलैप्स कर गए थे या फिर आके उन्होंने साइन कर दिया और प्रॉमिस कर दिया, उनकी भी सोच लंबी है। उनको पता है जो हम आज इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस कर रहे हैं, इसने जब तक ये शेप लेगा, इन्वेस्टमेंट होगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा, लाइंस बनेंगी, लेबर आएगा, स्किल आदमी आएंगे, तब तक तो बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा और तब तक ट्रंप नहीं रहेंगे। तो इसलिए आज की तारीख में लेट दिस स्टॉर्म गो ओवर, थोड़ा बेंड हो जाओ, इनकी तारीफ कर दीजिए। अभी देखिए उनके वहां हर दूसरे दिन आ जाता है, किसी दिन उनकी अपनी कैबिनेट उनकी तारीफ कर रही है, दूसरे दिन जो वहाँ के टेक हाई सीईओज हैं, जो उनके बड़े बड़े, वो आके उनकी एक के बाद एक तारीफ लाइन बाय लाइन कर रहे हैं और प्रॉमिस कर रहे हैं हम इतना कर देंगे। तारीफ उन्होंने कर दी है, इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे वो देखने वाली बात है। अब आ जाइए आप अमेरिका के बाहर, खासकर इंडिया पे। जबकि बाकी सारे देश या यूरोजोन जो था वो उनकी तरफ झुक तो गया है, लेकिन उन्होंने प्लान भी तैयार रखा है। इंडिया की तरफ एफटीए दबादब चल रहे हैं, हर कंट्री आ रही है इंडिया से फ्री ट्रेड बायलैटरल लेवल पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि भैया मार्केट तो यहीं पे है। और यूरोप ने जो प्रॉमिस किया है अपना डिफेंस स्पेंडिंग एज पार्ट ऑफ नेटो हम बढ़ाएंगे, उसके लिए उनके कब उनके पास पैसा आएगा, कब उनके प्लांट्स लगेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो यूरोप से बाहर चली गई है। दोबारा वहां आके उनको जो अभी वॉर लेवल पे जो उन्होंने प्रॉमिस किया है इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्शन करेंगे, बहुत लंबी कहानी है। तो ये अबे इसमें उनको एक अभी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आप इतराज ना करें। आप यूरोप की बात कर रहे हैं, यूरोप का हालत इतनी खराब है कि बहुत है, जर्मनी ने खुद ही कहा है कि मैं रिसेशन की तरफ जा रहा हूं, इसलिए मैं यूक्रेन की मदद मैं ज्यादा नहीं कर सकता। नहीं कर यहां सकता। तक कि मैं जो यूक्रेन से या कहीं और से शरणार्थी आते हैं उनको भी मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता। उधर फ्रांस लगा हुआ है कि हो सकता है कि मुझे आईएमएफ का रुख देखना पड़े, क्योंकि मेरे मेरे जो डेट है वो 113% ऑफ जीडीपी पहुंच गई है। ब्रिटेन वहीं ब्रिटेन पे का भी पास पहुंच रहा है, 103 104% जीडीपी के पास बैठा हुआ है। इटली, ग्रीस, स्पेन, इनकी बात तो हम ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको याद हो एक जमाने में पिग्स नाम का एक एक्रोनिम आया था, पोर्चुगल, इटली, ग्रीस, स्पेन। तो ये तो बुरा हाल यूरोप में चल ही रहा है। इस सब के मद्देनजर रखते हुए आप एक तरफ देखिए कि उर्सुला वॉन डर ने करार साइन कर देती हैं ट्रंप के साथ, लेकिन जो काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं कोस्टा, वो कहते हैं ये तो हमसे बात करके किया ही नहीं है। उल्टी तरफ अभी पिछले 2 दिन में ही अगर आप देखें, कोस्टा ने भी मोदी जी से बात की है, उर्सुला ने भी मोदी जी से बात की है, मैक्रोन ने भी बात की है, और तीनों का मुद्दा एक ही रहा है, वो मुद्दा रहा है यूक्रेन। आप एक तरफ देखिए, ट्रंप ने सारी की सारी अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक विषय के ऊपर अटका के रखी थी, नोबेल पीस प्राइज। अब नोबेल पीस प्राइज तो वहां दिखता नहीं है उनको, लेकिन ऐसा क्या उनको लगने लगा है कि नोबेल पीस प्राइज का किताब जो है वो कोई और तो ना चुरा ले जा रहा है? क्या लग रहा है आपको? जी, जो आपने आकलन किया है यूरोप की जो अभी फिस्कल बोले या फाइनेंशियल इकोनॉमिक हालत जो है, वो बाहर से जो महल दिख रहे हैं वो अंदर से खाली हैं। जिससे महाराजा आजकल इंडिया में सारे के सारे अपने पैलेसेस को होटल बना के पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि रियासत में कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से अब यूरोप की भी जो चमक दमक है वो बाहर की रह गई है, अंदर से वो खोखले हो गए हैं। और जिन्होंने माइंडलेस इमिग्रेशन किया है, ये अभी सीरिया वगैरह से जो इनके आए हैं, उससे जो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स है और जो फ्यूचर डेमोग्राफिक चेंज है, उसको देखते हुए लगता नहीं उनके पास स्किल्ड मैन पावर है, क्वालिटी। वो वेलफेयर स्टेट में उनका वेलफेयर, अगर फ्रांस का बजट देखिए, उनके जो वेलफेयर स्कीम्स, इतने पेंशन एंड वेलफेयर, उनके 40 से 50% तो उनके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसी में जा रहा है। तो जब उनका बजट बिल्कुल। का इतना हिस्सा हो जाता, तो उन सब की कंडीशन खराब है। या तो वो अपने एटीट्यूड चेंज, अगर आप वेलफेयर कम कर देंगे
और सोचेंगे कि मैं अपने कैपिटल में डालूंगा, वो दंगे हो जाएंगे वहां। अब वो नहीं कर सकते, देखिए, तो उनको वेलफेयर कम करने के चक्कर में ही तो फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर के लाले लगे हुए हैं, क्योंकि उनको नो कॉन्फिडेंस वोट देखने को मिल सकता है अगले कुछ ही दिनों में। अगर वो हारते हैं, और संभावना बहुत ज्यादा है कि वो हार जाएंगे, तो फ्रांस में एक बार फिर इलेक्शन है। इलेक्शंस तो एक जो बीमारी है उसके लक्षण हैं। बीमारी तो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर सकती है इस पॉलिसी पे, और अगर उसको टफ पॉलिसीज लेनी है तो उसको मेजोरिटी चाहिए, जो कि मिल नहीं पाएगी, क्योंकि वेलफेयर के लोग इतने आदी हो गए हैं, प्लस ये इमिग्रेंट वाले जो हैं, इसका प्रेशर इतना ज्यादा है कि अब भगवान ही उनका मालिक है, और उनको अब ये बेल आउट वगैरह चाहिएंगे, इंडिया जैसी एक मार्केट चाहिए उनको, और कुछ नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन वहां नहीं हो रहा। हो सकता है इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करके वहां से एक्सपोर्ट करके अपना करें, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो या तो वो फ्रांस से एक्सपोर्ट करें या इंडिया में बना के, इंडिया की खपत इतनी है 80% इंडिया कंज्यूम कर लेगा, 20% वो अपने सस्ते में अपना सामान बना के कर लेंगे। तो ये बहुत, जैसे पिछली बार मैंने जापान की डिफेंस इंडस्ट्री का बताया था, हर चीज बनाते हैं लेकिन एक्सपोर्ट नहीं करते, तो उनको हर पर पीस आइटम बहुत महंगा पड़ता है। वही अब यूरोप की करेक्ट। हालत हो जाएगी। तो तो इंडिया का आपको बेस्ट लगता पार्ट नहीं ये है है कि कि ये अगर आप यहाँ रफेल का बनाओगे। जो, यह जो रफेल का डील है, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, रफेल का जो डील था, या अभी तो बात ही चल रही है, कुछ हुआ तो है नहीं उसमें, तो क्या आपको लगता है कि जैसे अंबानी वाले प्रोजेक्ट में जो रफेल का ये कर रहा था, उसमें रफेल ये डसो ने अपना पार्टनरशिप 51% कर लिए 49 से बढ़ा के, तो क्या ये नहीं एक तरह से इशारा है कि डसो जो हिंदुस्तान में एमआरओ बनाने वाला है रफेल के लिए, वो अपने M88 इंजन के लिए की बात कर रहा है, और संभावना ये भी होती है कि एक रफेल मैन्युफैक्चरिंग F4.1 की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो पूरी एक असेंबली लाइन ही यहाँ हिंदुस्तान में शिफ्ट कर दे, ताकि इंडिया को भी बेच सके और विश्व में बेच सके। फाइनली देखिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में मिलिट्री हार्डवेयर का बहुत बड़ा महत्व प्ले होगा, क्योंकि उसी एक एरिया है जहां पे ये यूरोप जो है वो काफी आगे है बाकी विश्व से। जी, मैं बिल्कुल आपसे अग्री करता हूँ। इशारा यही है कि फ्रांस जो है वो कमिट कर रहा है कि अपना वो पूरी की पूरी बाजी इंडिया पे लगा रहा है, और इंडिया इसके एवज में अपनी जो नेक्स्ट MFRA वगैरह है उसमें अपने जो डिसीजंस है वो ये देखते रहे कि पहले ही मेरे पास इतनी बड़ी ये रफाल की फ्लीट है, और आगे अगर इसका एमआरओ आता है और कंपनी यहाँ पे पूरा डाल रही है, तो नेवी और एयरफोर्स दोनों के लिए जो रफाल्स का नेक्स्ट जनरेशन भी आएगा और इंजन आएंगे वो वही साथ है। साथ में अगर आप सिर्फ रफाल को देखें तो सफरान का इंजन भी तो आना चाह रहा है यहाँ पे, जो कह रहा है कि मैं उसको कावेरी ये सॉरी तेजस के लिए मैं उसको मॉडिफाई कर दूंगा, अगर यहाँ पे हम TOT के साथ आ सकते हैं और यहीं पे मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये है लॉन्ग टर्म रिलायबल पार्टनर। अमेरिका का ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड आज वो दे रहा है, फिर वो F404 नहीं देगा, F414 पता नहीं देगा नहीं देगा। तो अमेरिका से इंडिया ने बहुत वाइज चॉइस की है। फ्रांस ने हमको, जब अमेरिका ने पहले सैंक्शंस लगाए थे न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद, सिर्फ एक फ्रांस था जो हमको जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज था उसमें हमें मदद की थी। मैं इसके लिए तो कह ही सकता हूँ, जो IR सीकर्स वगैरह होते थे, फोकल प्लेन अरे जो कहीं से नहीं आ रहे थे, वो फ्रांस से हमको मिसाइल सीकर्स वगैरह वहीं से आए, और वहीं करेक्ट। पे हमारा जो गाइडेड मिसाइल प्रोजेक्ट्स थे वो आगे बढ़ते गए। नहीं तो बिल्कुल हमें कहीं से टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही थी, रशिया के पास वो टेक्नोलॉजी थी नहीं, सिर्फ फ्रांस ने दी है। तो फ्रांस जो है उसका, अगर आप देखें नेटो के अंदर या यूरोप के अंदर, जब ये वेस्टर्न पावर्स उसको रेफर करते हैं तो उनका एक कहते हैं गोलन एटीट्यूड है, जैसे वो एस्ट्रिक्स एंड गॉल्स है, तो वो गॉल वाला जो उनका एक वो है, हम जैसे जाट यहाँ पे हमारे होते हैं ठान ली तो ठान ली वाले, तो वो हाँ, बिल्कुल 2 बार तो बिल्कुल। नेटो नेटो छोड़ के निकल चुका है। पहले चार्ल्स डे गॉल के टाइम पे फ्रांस नेटो भी छोड़ गया था, और अभी भी वो करेक्ट। इंडिपेंडेंट पॉलिसी चार्ट कर रहा है। लेकिन उसका हमेशा ये रहा है कि उसने जो अपने फॉरेन रिलेशंस है वो कभी भी अमेरिका को डिक्टेट नहीं करने दिए। इसलिए अगर हमें अपनी जो फ्यूचर हाईटेक एयरफोर्स में हम जब कर रहे हैं, रशिया से हम वेस्टर्न इक्विपमेंट में आ रहे हैं, एक बहुत सेफ बेट है कि हम नॉन US वेस्टर्न टेक्नोलॉजी
चाहे वो इजराइल हो चाहे फ्रांस हो, इनकी रिलायबिलिटी को देखते हुए इनको यहाँ पे ले ले। और इस फ्रेमवर्क में अगर देखें तो बोथ साफरान और रफाल का जो प्रोडक्शन यहाँ आने की बात हो रही है या नेक्स्ट जेन बनाने की बात हो रही है विद फुल टीओटी, ये हमें लेना चाहिए। और 51% अगर वो कंपनी उसमें डाल रही है तो इसका मतलब वो अपनी तरफ से उसको और एक्सीलेटर दे रही है। जैसे चाइना के लिए हमने बोला 24% से ज्यादा नहीं होगा अगर आप यहाँ पे सेटअप कर रहे हो, क्योंकि हॉस्टाइल टेक ओवर नहीं होना चाहिए। लेकिन फ्रांस के साथ सारा हमारा वो कंफर्ट लेवल है, ट्रस्ट है और हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस है कि चाहे कुछ भी हो जाए फॉरेन प्रेशर में ये हमसे दगा नहीं देगा। तो ये एक बहुत अच्छी चॉइस है, कॉस्ट वाइज भी, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी वाइज भी, और फ्यूचर में रिलायबिलिटी इन डिफेंस हाईटेक मैटर्स। फ्रांस का यहाँ पे आना बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही जी कह रहे हैं। देखिए मैं आपको एक और दृष्टिकोण दिखाता हूँ, वो नेवी की तरफ से। आप देखिए हमने स्कॉर्पियन सबमरीन्स बना रखी हैं, 6 हैं, 3 और बनेंगी, वो भी स्कॉर्पियन बनेंगी। हम फ्रांस से ही ले रहे हैं और स्कॉर्पियन में हम अपना ही एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम डालेंगे और सेकेंड कल्वरी क्लास के रिपिट से वो इंडियन लगना शुरू हो जाएगा और जो 3 नई बनेंगी वो उसके साथ आएंगी। हमने जो नगला करार सबमरीन का किया है वो जर्मनी से किया है, थैसन मरीन से, सिर्फ इसलिए कि हम चाहते हैं कि वो सारी चीजें जो आज हमारे पास संभावना नहीं है बनाने की, वो हम टॉप क्लास ले सकें। लेकिन उसके साथ साथ हम नॉन यूएस, नॉन रशिया की तरफ भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि रिलायबिलिटी क्वोशंट और किसी एक देश के ऊपर हम बहुत ज्यादा निर्भर ना हो। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर हम बहुत ध्यान दे रहे हैं। इसलिए देखिए, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, इन तीनों हिस्से में हम कोशिश यही कर रहे हैं नॉन यूएस की तरफ ज्यादा ध्यान दें। और यूएस का जो नॉर्मल रवैया रहा है वो यही कहते रहे कि जैसे स्ट्राइकर उन्होंने कहा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एफएमएस से कर लीजिए, हम आपको कोई ट्रायल नहीं कंडक्ट करने देंगे। और इंडिया, हिंदुस्तान ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं, हम ये ट्रायल के बगैर होगा नहीं। और ट्रायल्स आपको याद होंगे, अबे आप तो ज्यादा मुझसे जानते हैं इस विषय में, उस स्ट्राइकर के ट्रायल्स लद्दाख में फेल हो गए। इसी तरह से जेवलिन भी वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जेवलिन एनी केस कम से कम एक जनरेशन पीछे की मिसाइल है। तो आपको क्या लग रहा है कि यूएस की तरफ से जो भी रिलायबिलिटी हम चाहते थे वो हमको नहीं दिख रही है? क्या आपको लगता है आगे चल के भी यूएस से हम रिलायबल नहीं मान पाएंगे हम कभी भी? देखिए, किसी भी आप इंसान से कब कहते हैं कि किसी भी आप नए इंसान से मिलते हैं, एक्वेंटेंस से, बिजनेस डील में या कैसे भी, आप पहले 5 मिनट में उसकी 80% पर्सनैलिटी समझ जाते हैं और बाकी 2-3 दिन में आप उसकी बाकी पर्सनैलिटी समझ जाते हैं। और जिसको आप पहले से जानते हैं वो कहते हैं योर रिकॉर्ड ऑफ योर प्रीवियस बिहेवियर इज एन इंडिकेशन ऑफ योर फ्यूचर डिसीजंस। मतलब आपने जो पहले से आपके जो कहानी किस्से और आपके लोगों को पता है एनेक्डोट्स, उसी के हिसाब से आप फ्यूचर में भी बिहेव करोगे। कुत्ते की पूंछ ज्यादा सीधी आप कर नहीं सकते हैं। तो अगर आप फिर इसमें अमेरिका को डालेंगे, लेट्स से अमेरिका और रशिया को डाल दें, अमेरिका और फ्रांस को डाल दें, तो बड़ा क्लियर है अमेरिका ट्रांजैक्शनल है, उसके नेशनल इंटरेस्ट में जो भी आता है वो अगले दिन उसको भूल जाता है। जैसे ट्रम्प जी रोज लेफ्ट राइट कर रहे हैं, जिधर से उठ रहे हैं उधर से कर रहे हैं, वो अमेरिका एज अ कंट्री ऑल्सो इज इट हैज ऑलवेज, वो हमेशा की तरह जो है लोगों पे दबाव डालता है, जो नहीं सुनता उसको बिल्कुल पटक देता है, या जो उसके काम का नहीं है। जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में सब खत्म हो गया, काम का नहीं था, उसको बिल्कुल ड्रॉप कर दिया। ट्रम्प ने ड्रॉप किया कि he has been swindling $33 billion from the US taxpayer बोल के, और आज उसको बुला के वो वहां पे लंच दे रहा है। और वो भी लंच क्यों? खिला रहा क्योंकि वो उसके क्रिप्टो कर रहा है, और क्योंकि मोदी से नाराज है तो मोदी को चिढ़ाने के लिए वो पाकिस्तान को बल्ले बल्ले कर रहा है। और अपने इंटरेस्ट भी है उसके, माइनिंग इंटरेस्ट वगैरह भी है। लेकिन अगर आप देखें उसकी रिलायबिलिटी एज अ फ्रेंड ट्रस्टवर्दी नहीं है। हम तो वो अगर ट्रांजैक्शनल है तो हम भी ट्रांजैक्शनल होंगे। हाँ, हमारे उनसे ट्रेड इम्बैलेंस जो चल रहा है उसको पूरा करने के लिए ऑयल और डिफेंस एक दो फील्ड है जहां पे हम उनसे कुछ खरीद सकते हैं, और हमें थोड़ी हाईटेक की जरूरत है भी। लेकिन ये वो हाईटेक नहीं होना चाहिए जो लड़ाई के समय वो एकदम से अगर रोक दे तो हम हक्के बक्के हो जाए। तो इसीलिए
ये इन्होंने बोला था ठीक है हम खुद अपनी आईसीबी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर बना रहे हैं, टाटा ने वैप बनाया है, सभी बना रहे हैं उसमें। तो हमने बोला ठीक है हम उनको बोल देते हैं आपकी जो स्ट्राइकर है इसी कैटेगरी की है, हम ले लेते हैं, थोड़ा पैसा जो भी आपको देना होगा वो ट्रेड डील बैलेंस आउट हो जाएगा। लेकिन वो इतनी अंडर पावर्ड निकली वो, हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स, हमारे अपने लोकल प्रोडक्ट से भी नीचे अगर आ गई है, और वो भी 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो वो तो हमको एक्सेप्टेबल नहीं थी। चाहे वो प्लान ये था कि इंडिया में बनाएंगे, उनकी फैक्ट्री शिफ्ट होगी, यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, लेकिन वो बात बनी नहीं। और वैसे जेवलिन का उसी जनरेशन की जेवलिन भी रही है, जबकि हमारे वहां अभी जो इकोसिस्टम आ रहा है, हमारे अपने प्रोजेक्ट नाग से जो निकले हैं, वो शोल्डर फायर्ड एंटी टैंक मिसाइल्स जो 5th जनरेशन 4th जनरेशन है, वो काफी आने लग गई है मार्केट में, तो उनको हम बढ़ावा बिल्कुल सही। देंगे। तो इसमें क्योंकि एन मौके पे अगर सप्लाई बंद होगी, प्लस फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी अब्रॉड, वो भी हमें फर्क पड़ता है। तो ये अमेरिका को हम करेंगे, हम एंगेज करेंगे कहीं कहीं पे, जहां पे अटके उनसे हम लेंगे टेक्नोलॉजी। लेकिन मेरे ख्याल से वो टेक्नोलॉजी ऐसी होगी जिसको हम अगले 4-5 साल में या तो इंडिजिनाइज कर सके या उसको हम रिप्लेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल आपका G414 इंजन फॉर तेजस, हम बड़ी क्लियर है, चाहे हमने नंबर्स दे दिए हैं। मेरे ख्याल से हमारा प्लान यही है कि अगले 6 से 7 साल में या तो साफरान वाला या कावेरी अपग्रेड वाला या रशियन कुछ इंजन लेके हम अपने आगे के तेजस, पूरी तेजस फ्लीट हम अमेरिका के हाथ में नहीं देंगे। इंजन अगर हमारे पास 300 तेजस है और लड़ाई के समय उसने उसकी सर्विसिंग और उसके स्पेयर देना बंद कर दिया या फिर इंजन देने रिप्लेसमेंट बंद कर दी, हमारे तो पैरालाइज हो जाएंगे। तो हम इतनी बड़ी एब्सोल्युटली। अपनी स्ट्रेटेजिक जो डिफेंस की है वो उसकी गोद में नहीं छोड़ेंगे हम अभी, क्योंकि हमारे पास हमने उसको डिजाइन ही F04 F14 पे किया हुआ है। तो शायद हम अगले 4-5 साल के लिए उनको फिट करेंगे विद विद डायरेक्टिव टू आवर R&D एंड टू आवर अदर फ्रेंड्स कि इसके लिए ऑल्टरनेट इंजन बना के दीजिए। कावेरी आ जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर साफरान का। तो देखिए ये कावेरी अमेरिकन का पे इंजन जो डिपेंडेंस। है, कावेरी इंजन अबे आपको याद होगा उसी डायमेंशंस का और उसी वेट का बनाया जा रहा था जो F404 है। तो ये नेचुरल सक्सेसर है एज फार एज F404 इज कंसर्न। ठीक है। क्या एक और वजह ये नहीं है ट्रम्प की ये यू टर्न की? वही ट्रम्प ट्रम्प को सब कहते हैं टैको, ट्रम्प ऑलवेज चिकन साउथ, मतलब पीछे मुड़ जाते हैं। कि उन्होंने दो चित्र देखे। एक चित्र था जिसमें मोदी, जी जिनपिंग और पुतिन तीनों साथ साथ थे एससीओ के दौरान। फिर एक और चित्र देखा जिसमें जी जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन, वो तीनों साथ थे ये चाइना की विक्ट्री डे परेड में। और ये एक तरह से दिखा रहा है कि एक उसी तरह से एक कोलिएशन टाइप बन रहा है, खास करके चाइना और रशिया को प्रिडोमिनेंटली देखते हुए। और उनके प्रिडोमिनेंट एलाइज वो मतलब बन जाता है ईरान और एक आध और आप कंट्रीज उसमें मिला लें, साउथ नॉर्थ कोरिया भी उसी में आ जाता है। कि ये एक सशक्त कोलिएशन बन जाता है एंटी अमेरिका जो है। इसके साथ साथ जब आप ब्रिक्स को ऐड कर देते हैं, एससीओ को ऐड कर देते हैं और डी डॉलराइजेशन की तरफ जो कदम आगे बढ़ रहे हैं, और ये भी ना भूलें जो डील इंडिया की रशिया के साथ हुई है तेल के लिए, उसका पेमेंट जो है वो दिरहम में होगा, यूएई के दिरहम में होगा, ना इंडियन करेंसी में ना रशियन करेंसी में, बट दिरहम में, लेकिन इंपॉर्टेंटली डॉलर में नहीं। अगर ये चीजें आगे बढ़ती हैं, मुझे नहीं लगता ज्यादा समय लगेगा। सऊदी अरेबिया को भी ब्रिक्स में ज्वाइन करने के उसने एक बार इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन लास्ट मिनट अमेरिकन प्रेशर के होते हुए उन्होंने विड्रॉ कर लिया। लेकिन अब तो फ्रांस ब्रिक्स में ज्वाइन करना चाहता है। अगर सऊदी अरेबिया भी आ जाता है, और जैसा मैंने बताया इंडिया ने वैसे ही अपने फॉरेन रिजर्व्स में डॉलर कम कर दिए हैं, इसी तरह से बाकी देश भी कम कर रहे हैं और सोने की तरफ ज्यादा वो जा रहे हैं, इसीलिए सोने की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। तो ये तो नहीं, ये तो बिल्कुल साफ दर्शा रहा है कि अमेरिका के जो आगे के कुछ साल हैं वो ट्रंप के कुछ महीनों ने बहुत बुरी तरह इंपैक्ट जरूर किया है। और आगे क्या होगा ट्रंप यूएस का, ये तो भगवान ही मालिक है। लेकिन एक चीज और बात करते हैं, यूक्रेन के ऊपर आते हैं।
देखिए, यूक्रेन के लिए पहले ट्रंप ने शुरू किए थी, मैं सिर्फ पिछले कुछ महीने, 1 महीने की बात कर रहा हूं। ट्रंप ने शुरू की, ट्रंप से मिले पुतिन अलास्का में। उसके कुछ ही दिनों बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को बुलाया। जेलेंस्की अकेले आ जाते, जो यूरोप को लगा कि शायद हमारे इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा, कुछ मान माना ना ले, तो वो सारे के सारे यूरोपियन आ गए। और वहां पे आपने देखा होगा किस तरह से सब साष्टांग प्रणाम कर रहे थे और ट्रंप की वाहवाही कर रहे थे। वापस जाके कुछ नहीं हुआ। 2 हफ्तों का टाइम दिया था यूक्रेन रशिया को, कुछ नहीं हुआ। फिर जेलेंस्की मोदी से बात करते हैं, मोदी बात करते हैं पुतिन से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी साफ बता देते हैं कि हमने आपसे बात की थी यूक्रेन के बारे में और हम आपकी सराहना करते हैं कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम चाहते हैं ये जल्दी खत्म हो जाए। उसके बाद उर्सुला वॉन डर लेyen बात करती हैं, मैक्रोन बात करते हैं, कोस्टा बात कर रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है आपको इनमें? क्या आपको लगता है कि इन सब के सब ने ये मान लिया है कि अमेरिका इसमें कुछ कर नहीं सकता और भारत को ही करना पड़ेगा? और अगर भारत को ही करना पड़ेगा, आपको नहीं लगता कि अगली मीटिंग अगर अगर होती भी है जेलेंस्की और पुतिन की, तो क्या वो भारत में नहीं हो सकती? क्या लगता है आपको? जी हाँ, पुतिन और जेलेंस्की की पहले मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ। मीटिंग जो है, क्योंकि पुतिन के खिलाफ आईसीसी के जो वारंट निकले हैं, तो बहुत कम जगह है जहाँ पे वो मीटिंग करा सकते हैं। तो अभी भारत भी उसका सिग्नेटरी नहीं है, तो भारत पे भी वो लागू नहीं होता। पुतिन इंडिया आराम से आएंगे और चले जाएंगे बाइज्जत। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, अगर अगर इनकी बात इंडिया मध्यस्थता करने के करता है तो हो सकता है यहाँ भी आ जाएंगे। पुतिन तो सर्टेनली आएंगे। जेलेंस्की पे अभी डिपेंड करता है कि वो, क्योंकि पूरा तरह से यूरोप और अमेरिका पे डिपेंडेंट है, वो उनकी नॉट पे ही हो सकता है आएंगे या फिर नहीं आएंगे। जहां तक कि अभी यूरोप का रुख है और अमेरिका का रुख है, यूरोप थक गया है। यूरोप के पास पैसे नहीं है, उसके सारे करेक्ट। हथियार, एम्यूनिशन सब कंज्यूम हो चुका है। ऊपर से जब जेलेंस्की और मांग रहा है, तो अमेरिका बोल रहा है मैं और दूंगा 90 बिलियन के, लेकिन उसका पैसा यूरोप देगा। यूरोप का अपने लिए उनके सबके बजट हिले हुए हैं। वो उसमें अगर देंगे तो अपने पेट काट के देने की बात होगी। अभी वो एक साहूकार नहीं है जो कि दान दक्षिणा दे सकते हैं। वो अपना पेट काट के देंगे और पेट में उनको खुद 2 वक्त की रोटी की अभी लाले पड़े हुए हैं, अगर हम उसको एक उदाहरण के तौर पे दें। तो ऐसी हालत में सब चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए। अभी ट्रंप जो है, उसका इन्फ्लुएंस पुतिन पे पहले लोगों ने सोचा था है, अभी पता लग गया वो उसको कुछ नहीं कर सकता है। पुतिन उसको कठपुतली की तरह घुमा रहा है और उसकी नहीं सुनेगा। पुतिन लड़ाई तभी खत्म करेंगे जब उनको लगेगा कि मेरे को अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो उसने सेटअप किए थे, वॉर ऑब्जेक्टिव, वो मिल गए हैं। और उसमें इंडिया पे ये लोग जो दबाव डाल रहे हैं अभी 50% टैरिफ वाला, शायद इंडिया की हालत देख के इंडिया शायद पुतिन को बोले और बंद कर दे। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज पुतिन और मोदी की थी और 1 घंटा के अंदर बात की थी, वो साफ, मैं तो यही सोचता हूँ मोदी ने बोला होगा मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, आप मेरे दबाव में आके अपने निर्णय मत लीजिए। हाँ, शांति तो सभी को चाहिए, लेकिन जब आप राजी हैं हम भी राजी हैं, आइए बात करेंगे, उसको भी बुला लेंगे। और वो आपको पता ही है बाकी। लेकिन अगर दुनिया ये सोचती है कि ये, या ट्रम्प सोचता है 25% एडिशनल टैरिफ लगा के उस दबाव में इंडिया दौड़ते दौड़ते पुतिन के पास जाएगा, वो आज के हिंदुस्तान में नहीं होने वाला है। और जब तक मोदी मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री है, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी नहीं घूमने वाली है। ये कंटिजेंसी इन्होंने मेरे ख्याल से 4 महीने पहले से ही प्लान आउट करके रखी हुई है। और आपके स्टॉक मार्केट अगर कुछ दर्शाता है तो आप देख लीजिए कितना फर्क पड़ रहा है बिल्कुल। अनाउंसमेंट का, कुछ नहीं पड़ रहा है। और हम खींच लेंगे। हमने बहुत टेंशन सहे हैं जब हम बहुत कमजोर अर्थव्यवस्था थे। अब तो हम ऐसे हैं कि लोग हमारे पास आके पीछे से भी मदद करना चाहेंगे कि आप लगे रहो, क्योंकि उस बंदे का कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ तक यूक्रेन वो तो लड़ाई साफ का जो दिखा रहा है, सवाल है वो वो तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। चाहे जापान हो, पहले देखिए जापान के साथ 30 बिलियन की बात हो रही थी, अब वो 68 बिलियन हो गई। ऑस्ट्रेलिया खुद ही कह रहा है कि अब हमारे साथ हम आपका एफटीए एक्सपैंड करेंगे। यूके एक्सपैंड करना चाहता है और भी ज्यादा।
यूरोप के साथ हो ही रहा है, एफ्टा हो ही गया है, 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा क्योंकि दोनों पार्लियामेंट ने उसको क्लियर कर दिया है। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई है। देखिए, अमेरिकन टैरिफ की वजह से इंडिया के भारत की जो जीडीपी है उसके ऊपर माना यही जा रहा था 0.4 to 0.5% जीडीपी पे असर पड़ेगा, लेकिन ये 0.4 0.5 का असर जो है निगेट हो जाता है, बल्कि 0.8 का पॉजिटिव होता है जीएसटी और इनकम टैक्स से। तो ये तो एक तरह से आप देखिए इंटरनल कंजम्पशन बढ़ाने के लिए जीएसटी में कटौती और इनकम टैक्स में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, ये तो अपने आप में काबिले तारीफ है। वो अपनी जगह पे आ जाता है। लेकिन चलते हैं, आपने जैसा वो कह रहे थे ना, वर्ल्ड कप चल रहा है T20 का, और एक उसमें स्टेशन ये भी था, एक वेन्यू गाजा का था। गाजा में क्या हो रहा है? गाजा में तो आप देखिए, कल ही की बात है जहां पे इतनी बड़ी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग 5 सेकंड में ध्वस्त हो गई। गाजा की हालत ऐसी हो रही है कि वहां पे रहना भी मुश्किल, वहां से भागना भी मुश्किल। आपको क्या लगता है, गाजा जैसे ट्रंप ने एक जमाने में, आपको याद होगा, ट्रंप ने एनविसाज किया था कि गाजा को मैं एक तरह से सी फ्रंट का एक रियल एस्टेट बना दूंगा और वहां पे अमीर लोग रहेंगे, और पैलेस्टीनियन को क्या करूंगा उसके बारे में कोई बात नहीं हुई थी। क्या लगता है आपको? लगता है कि गाजा का कायाकल्प होगा और पैलेस्टीनियन स्टेट बनेगी, लेकिन वहां नहीं जहां आज सब समझते हैं? हो सकता है सिनाई पेनिनसुला में, हो सकता है सीरिया के अंदर, हो सकता है किसी तीसरी जगह। क्या लगता है आपको? जी, जैसा कि आपने बता ही दिया था, जो अमेरिका ने संकेत दिया था और जिस हिसाब से अभी नेतन्याहू अड़े हुए हैं और उनकी ऑफेंसिव जो है वो अभी एक्सपैंड हो रहा है, वो और गाजा के अंदर जो अभी तक कंटेस्ट टेरिटरीज थी वहां पे जा रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर है कि हमास हमास एंड सपोर्टर्स और जो भी वहां पे रहने वाले हैं गाजा के सिटीजन्स, उनका गाजा के आज के प्रेजेंट के लैंड में कोई फ्यूचर नहीं है। ये उस वाले प्लान पे है कि गाजा वेकेट होगा, अगर अमेरिका नहीं तो वो भी एक न्यूट्रल टेरिटरी रहेगा, क्योंकि ये रेड सी और मेडिटेरियन को ज्वाइन भी करता है। और एक जो आईमेक का है उसमें आपको पता ही है, एक इसराइल का वहां पे एक प्लान है कुछ करने का, तो वो कनेक्टिविटी को सिक्योरिटी वहीं से मिलेगी। और मेरे ख्याल से उसमें अगर अमेरिका का कुछ बेस बन जाता है तो उससे बड़ी सिक्योरिटी उनको नहीं होगी। लेकिन ये बड़ा क्लियर है, दुनिया कुछ बोलती रहे, गाजा की जो अभी बची हुई नफरी है, जो लोग हैं, वो सब रिलोकेट होंगे या फिर वो एक किनारे पे कहीं पे चले जाएंगे। इस इलाके को यूएस इन्फ्लुएंस या इजरायली इन्फ्लुएंस में रखा जाएगा फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक रीजंस ऑफ कनेक्टिविटी एंड अदर थिंग्स। जी एब्सोल्युटली। सो अबे बहुत बढ़िया था। अगर संक्षिप्त में बताया जाए, जो हम लोगों ने पिछले 30-35 मिनट में बात की है, वो ये है कि सार यही निकलता है, अगर जियो पॉलिटिक्स में आपको आगे बढ़ना है तो एक बहुत बड़ी चीज है, और उस चीज का नाम है ट्रस्ट, विश्वास। अगर विश्वास नहीं है दो देशों के बीच में, तो जियो पॉलिटिक्स तो आपकी कहीं भी नहीं जा सकती। आपको वो बहुत अहमियत रखता है। विश्वास कायम करने में सालों लग जाते हैं, खोने में मिनटों लगते हैं, और ट्रंप से बेहतर किसी और ने यह दर्शाया नहीं है। 25 साल की मेहनत 25 घंटों में उन्होंने बर्बाद कर दी। दूसरी तरफ देखें आप, तो मोदी जी एक स्टेट्समैन की तरह उभर रहे हैं, ऐसे स्टेट्समैन जिनके ऊपर पूरा विश्व विश्वास कर रहा है, और ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं काफी कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। टैरिफ काम नहीं कर रहे। आप देखिए, सैंक्शंस ने भी कभी काम नहीं किया। अगर सैंक्शंस काम ही कर रहे होते तो रशिया कब तक बैठ गया होता, अब तक सरेंडर कर चुका होता। 2500 से ज्यादा सैंक्शंस रशिया के ऊपर है, लेकिन कोई फायदा तो हुआ नहीं उन सैंक्शंस का। साथ साथ अगर देखें, इकोनॉमी को अगर आपने बढ़ाना है तो इंटरनल कंजम्पशन बहुत अहमियत रखता है, और हिंदुस्तान, भारत जो है इसमें अव्वल नंबर पे आता है, क्योंकि 70% के आसपास हमारे प्रोडक्शन का हम इंटरनली कंज्यूम करते हैं। इसलिए हम दूसरे के दबाव में आते नहीं है, कंपेयर टू चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे वो जापान हो, या वो चाइना हो। ये सारी की सारी एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमीज हैं।
आप दूसरी तरफ से देखिए, अगर फ्रांस ये कहता है कि हम इंडिया से, भारत से अपने लिए नेवी के जहाज खरीदना चाहते हैं, फ्रांस कहता है कि हम आपको न्यूक्लियर सबमरीन, अगर जो आपका हमारा प्लान है उसके लिए हम पंप जेट टेक्नोलॉजी भी आपको देने को तैयार हैं, उस तरफ जर्मनी आपके साथ बात करके ये कहते हैं कि साहब हम आपको जो आप कहेंगे हम देने को तैयार होते हैं, एफटीए की तरफ ध्यान जा रहा है। इस सबसे तो यही दिखाया जा रहा है कि हाँ, इंडिया जो है एक तरह से बहुत सशक्त देश है, और ये इसलिए भी है क्योंकि हमारी जो मिलिट्री है, हमारी जो हार्ड पावर है, उसके ऊपर हिंदुस्तान ने बहुत ज्यादा तवज्जो दी है, और ऑपरेशन सिंदूर ने इसको बिल्कुल साबित कर दिया पूरे विश्व के लिए कि हम क्या हैं। आप आपके साथ बात करके बहुत बढ़िया था। अब अगले हफ्ते तक हम इंतजार करेंगे आपके साथ फिर से नए एपिसोड के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।